नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे बाल विकास प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर नंबर 4 की बात करेंगे। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ये जो महत्वपूर्ण आपका मॉडल पेपर तैयार किया गया है, संपूर्ण कंसेप्ट संपूर्ण सिलेबस के अकॉर्डिंग, नए एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न को तैयार किया गया है। तो एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और एग्ज़ाम के पहले अपनी तैयारी सीडीपी, बाल विकास, पेडागोजी, साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान की तैयारी के लिए आप लोग अपना कमेंट बताइए कि 30 में से आप लोगों का अगर आज पेपर होता है तो आपका स्कोर कितना होगा। अपनी तैयारी को ज़रूर बेहतरीन कीजिए। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। बाकी इसके मॉडल पेपर, प्रैक्टिस पेपर चल रहे हैं, जिसका आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। प्रत्येक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, आपका परिवार है, शिक्षकों का परिवार है। तो चलिए देर न करते हुए हम प्रैक्टिस पेपर की बात करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के पहले प्रश्न की बात करेंगे। विद्यार्थियों में संप्रेषण का अभिप्राय क्या होता है? उन्हें कार्य करने हेतु कहना, विचारों का आदान प्रदान, उन्हें निर्देश देना या उन्हें अपने विचारों में सूचित करना। तो सभी जानते हैं विद्यार्थियों में संप्रेषण का जो अभिप्राय होता है वह यह होता है विचारों का आदान प्रदान करना। देखिए, जब भी एक शब्द आपको देखना संप्रेषण, संप्रेषण का मतलब ही होता है आदान प्रदान। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ लेना है। इसके साथ ही हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है, निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान के प्रतिपादक थे? आपके जॉन डीवी थे, ब्रूनर थे, जीन पियाजे जी थे, आशुबेल थे। सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए, निष्पत्ति प्रत्यय के प्रतिमान के प्रतिपादक का जब भी जिक्र होता है तो ब्रूनर महोदय का नाम सर्वोपरि लिया जाता है। कहीं कहीं आपको आशुबेल मिलेगा, लेकिन राइट ऑप्शन यहाँ पे आपके ब्रूनर की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे। आई होप मेरे प्यारे सभी शिक्षक बंधु, प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, जिनका सपना है टेट एग्जाम को इस बार 101% फतेह करना, सिलेक्शन पाना, सभी कमेंट कीजिएगा। तो निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? हम बात करेंगे ब्रूनर महोदय की बात करेंगे। अगर प्रश्न आता है तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो आरवी केटल है, सभी जानते हैं। और बहुबुद्ध सिद्धांत के प्रतिपादक आपके हार्वर्ड गार्नर महोदय जी हैं। तीसरा प्रश्न, इनमें से कौन सा संप्रेषण का माध्यम होता है? रेडियो, टेलीविजन, वीडियो टेप या उपरोक्त सभी की बात करेंगे। सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए, यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं? हम संप्रेषण के माध्यम की बात कर रहे हैं। देखिए, संप्रेषण का जो माध्यम होता है वह रेडियो भी होता है, यानी सूचनाओं का आदान प्रदान, मतलब संप्रेषण मतलब होता है आदान प्रदान। तो रेडियो में भी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, टेलीविज़न पर भी होता है और वीडियो टेप पर भी हो जाता है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन जो है संप्रेषण के माध्यम हो गए। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। फोर्थ प्रश्न क्या दिया गया है कि सहयोगात्मक अधिगम आयोजित किया जाता है। जी हाँ साथियों, जो सहयोगात्मक अधिगम होता है वह आपके कक्षा कक्ष परिस्थितियों में आयोजित किया जाता है। कक्षा कक्ष में बाहर की परिस्थितियों में ए व बी दोनों में किया जाता है या उपरोक्त में से नहीं किया जाता है। तो सहयोगात्मक अधिगम आयोजित जो किया जाता है, सभी लगभग जानते हैं कि कक्षा कक्ष परिस्थिति के साथ साथ कक्षा कक्ष के बाहर की परिस्थितियों में भी किया जाता है। यानी सी वाला ऑप्शन, ए व बी वाला हमारा दोनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, इनमें से संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया है? देखिए, संज्ञानात्मक विकास का वर्णन ब्रूनर के द्वारा किया गया है, लेकिन किस एक आपके संज्ञानात्मक विकास का नहीं किया गया है? तो आप सभी लोग जानते हैं ब्रूनर के द्वारा क्रियात्मक प्रतिनिधान की बात करेंगे, प्रतिमा प्रतिनिधान की बात करेंगे और प्रतीकात्मक प्रतिनिधान की बात करेंगे। तो जितने ये तीनों प्रतिनिधान दिए गए हैं, ये तीनों जो है संज्ञानात्मक विकास के ब्रूनर के द्वारा वर्णन किया गया है। लेकिन इंद्रिय गति काल, ये जीन पियाजे जी का बात आ जाती है। इंद्रिय गतिक गामक अवस्था, इंद्रिय जनित गामक अवस्था आपने पढ़ा होगा। जीन पियाजे जी की पहली अवस्था जन्म से लेकर जो 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। तो ये आपके वर्णन जो है ब्रूनर के द्वारा नहीं किया गया, बाकी ये तीनों ब्रूनर के द्वारा किए गए हैं। अगला जो प्रश्न आता है कि छद्म परिपक्वता का काल होता है। देखिए, अक्सर आप लोग यहाँ पे किशोरावस्था कर देते हैं, लेकिन रास महोदय के अनुसार, रास का एक कथन है, रास का कथन है कि छद्म परिपक्वता का काल किशोरावस्था होता है, नहीं होता है, वह होता है बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था कह सकते हैं। तो ये रास के अकॉर्डिंग है कि छद्म परिपक्वता का काल बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था होता है। यह रॉस का कथन है, इसलिए हमारा सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी के साथ हम बात करेंगे अधिगम एक प्रक्रिया है। तो अधिगम तथ्यों के संग्रह की प्रक्रिया है, अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की है, परीक्षा की तैयारी की है या याद करने की प्रक्रिया है। तो सभी लोग जानते हैं अधिगम जिससे हम सीखते हैं, सब कुछ सीखते रहते हैं। तो अधिगम जो होता है ये किस प्रकार की प्रक्रिया कहलाती है? तो अधिगम अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों को सही हो जाएगा।
इसी के साथ हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न को हम सिलेक्शन की वजह से वीवीआईपी कैटेगरी पर रख देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। मानव विकास होता है, देखिए मानव विकास क्रमिक होता है, निरंतर होता है, व्यक्तित्व होता है या इन सभी रूपों में होता है। तो आप भली भांति अच्छे तरीके से समझते हैं कि जो मानव विकास होता है क्रमिक में होता है, निरंतर होता है, दोनों चीज़ें हो जाती है। भाई क्रमिक में जो चीज़ होगा वह निरंतर होगा और निरंतर होगा तो व्यक्तित्व की बात करते हैं। तो मानव विकास इन तीनों रूपों में होता है, अर्थात उपरोक्त सभी की बात करेंगे। इसी के साथ हम अगले प्रश्न की बात करते हैं कि बुद्धिलब्ध जिसका जिक्र आईक्यू होता है, इसका जो है समीकरण किसने विकसित किया था? स्टर्न ने, बिने ने, टर्मन ने, स्पेयरमैन ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ साथियों, यहाँ पे बुद्धि से संबंधित महत्वपूर्ण आपके फैक्ट के बारे में बात किया गया है। ठीक है, तो बुद्धि शब्द का प्रयोग समानतः किसके लिए किया जाता है? तो प्रज्ञा, प्रतिभा, ज्ञान, समझ इत्यादि अर्थों में किया जाता है। बुद्धि के संदर्भ में मनोवैज्ञानिकों में काफ़ी सारे मतभेद भी हैं, फिर भी यह निश्चित तौर पे कहा जाता है कि किसी के व्यक्तित्व का मुख्य निर्धारक है, क्योंकि इससे व्यक्ति की योग्यता का पता चलता है। तो बुद्धि के मुख्यतः 3 श्रेणियों में रखा जाता है। बुद्धि के 3 श्रेणी भी हैं। एक आपका होता है, कौन सा होता है सभी लोग बताइए? बुद्धि के 3 श्रेणियों में आपके जो पक्ष होते हैं, या देखिए पक्ष की बात अलग है। पक्ष देखिए 3 पक्ष भी होते हैं बुद्धि में। एक होता है आपका कार्यात्मक, क्या होता है? कार्यात्मक होता है, पक्ष होता है। एक होता है संरचनात्मक होता है आपका, ठीक है। और तीसरा जो पक्ष होता है वह आपका होता है क्रियात्मक। कार्यात्मक, संरचनात्मक और क्रियात्मक, ये तीनों आपके पक्ष हो जाते हैं। बुद्धि के 3 पक्ष और 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक है सामाजिक बुद्धि, दूसरी आपकी होती है स्थूल बुद्धि, सामाजिक के साथ स्थूल, और जो तीसरी होती है अमूर्त होती है। तो सामाजिक, स्थूल, अमूर्त बुद्धि को जो है 3 श्रेणियों में बांटा गया है। और टर्मन के अनुसार बुद्धि की परिभाषा यह है कि बुद्धि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है। किसने कहा है? टर्नन के अनुसार। इसी प्रकार स्टर्न के अनुसार बुद्धि की परिभाषा यह है कि बुद्धि की व्यक्ति वह समान योग्यता है जिसके द्वारा वह सचेत रूप से नवीन आवश्यकताओं के अनुसार चिंतन करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने समझ लिया। और एक और कथन पूछा जाता है, बुद्धि से संबंधित एक कथन है, और वह कथन यह है कि वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि क्या है? कार्य करने की एक विधि है। ये किसका कथन है? वुडवर्थ महोदय जी का कथन है। ये भी अक्सर पूछा जाता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे कि समीकरण के विकसित की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह आपका टर्मन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा जो है किशोरावस्था का लक्षण नहीं होता? तो आप सभी लोग जानते हैं तीव्र शारीरिक विकास, विपरीत लिंग में अधिक रुचि होना, अधिक संवेदनशील प्रकृति, ये तीनों किशोरावस्था के लक्षण हैं। लेकिन स्पष्ट एवं स्थायी आत्म प्रत्यय आपका किशोरावस्था का लक्षण नहीं है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से कौन सी अवस्था नहीं होती है? देखिए हम सभी लोग जानते हैं कोहल वर्ग के सिद्धांतों के बारे में बात जानते हैं। तो लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतों में आप सभी लोग अच्छे तरीके से परिचित होंगे, आपने पढ़ा भी होगा, जो क्योंकि आपके सिलेबस में है। तो आपने पढ़ा होगा जो होता है प्राक रूढ़गत की बात करते हैं, पूर्व नैतिक स्तर की बात करते हैं, रूढ़गत की बात करते हैं, पश्च रूढ़गत की बात करते हैं। ये तीनों कोहल वर्ग के अंतर्गत सिद्धांत है। लेकिन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये जीन पियाजे जी की द्वितीय अवस्था है, जो 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था होती है। तो कोहल वर्ग के नैतिक विकास के अंतर्गत सेकंड ऑप्शन जो है नहीं, यह अवस्था नहीं होगी, बाकी तीनों अवस्थाएं आपकी हो जाएंगी। बात करेंगे अगले प्रश्न की, किशोरावस्था तूफान और तनाव की अवस्था है, ये किसने कहा है? काफ़ी बार पूछा गया है, रिपीट हुआ है बार बार, सभी लोग जानते हैं। स्टेनले हाल का कथन है किशोरावस्था तूफान तनाव की अवस्था कहा है। किसने कहा है? स्टेनले हाल ने कहा है। अगला प्रश्न है, प्रच्छा अधिगम किसके सहायक में या प्रच्छाधिगम किसके विकास में सहायक होता है? कल्पना के, सृजनात्मकता के, संज्ञानात्मक कौशल के या स्मृति की बात करेंगे। तो प्रच्छा अधिगम किसके विकास में सहायक होता है? सभी आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, और वह ये है कि संज्ञानात्मक कौशल में। जी हाँ, प्रच्छा जो अधिगम होता है वह आपके संज्ञानात्मक कौशल के विकास में जो है सहायक होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी जो है प्रतिरक्षा प्रणाली नहीं होती है? तो आप सभी लोग जानते हैं
कि उदात्तीकरण, प्रतिकरण, प्रतिगमन, ये तीनों प्रतीक्षा प्रणाली, लेकिन साहचर्य जो होती है वह आपकी प्रतीक्षा प्रणाली नहीं कहलाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने जो है समायोजन के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? फ्रायड, आपके लेजारस हो गया, वाटसन हो गया, कार्ल जुंग की बात करेंगे। तो किसने जो है समायोजन के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? तो आप सभी लोग जानते हैं फ्रायड, वाटसन, कार्ल जुंग, इन तीनों ने समायोजन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, लेकिन लेजारस ने नहीं किया है या आपके वाटसन ने नहीं किया है। किसने नहीं किया है सभी बताइएगा। जी हाँ साथियों, आपके फ्रायड, लेजारस और कार्ल जुंग ने किया है, बल्कि वाटसन ने नहीं किया है। नोट कर लीजिए, काफ़ी बार कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो समायोजन के सिद्धांत का प्रतिपादन आपके वाटसन ने नहीं किया। वाटसन ने सभी लोग जानते हैं किसके जनक कहलाते हैं, सभी लोग बताइएगा। व्यवहारवाद के जनक जो कहलाते हैं आपके वाटसन महोदय जी कहलाते हैं। अगला जो प्रश्न है, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है परिवार पर, विद्यालय पर, समुदाय पर या इन सभी पर पड़ता है? देखिए, बालक के मानसिक स्वास्थ्य की बात करें, मानसिक स्वास्थ्य मतलब उसके मन की बात करेंगे, सोचने के स्तर की बात करेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब मानसिक का जिक्र होता है तो कहीं ना कहीं परिवार, विद्यालय, समुदाय, इन तीनों का जो है प्रभाव बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सा जो है डेनियल गोलमैन द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है? तो स्वजागरूकता, स्वसामर्थ्य, स्वप्रबंधन, सामाजिक कौशल। देखिए, जब भी डेनियल गोलमैन की बात की जाती है, इनके द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि के आयामों की बात की जाती है, तो स्वजागरूकता, स्वप्रबंधन और सामाजिक कौशल तीनों हो जाते हैं, लेकिन स्वसामर्थ्य जो होता है ये आपके नहीं होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस गोलमैन के द्वारा। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। व्यावसायिक निर्देश में बल देना चाहिए। नौकरी दिलाने पर, नौकरी दिलाना हमेशा अपने आप में पेडागोजी, शिक्षा शास्त्र, बाल विकास, सीडीपी में माना जाता है। ठीक है, और सेवार्थी को उचित नौकरी भी आएगा तो बिल्कुल गलत होगा। शिक्षा व्यवस्था में वृत्ति दिया गया, ये भी नेगेटिव दिया गया है। तो कहीं ना कहीं फोर्थ ऑप्शन देखिए कि सेवार्थी को उचित वृत्ति चयन में सहायता करना, और आपने मदद करना, सहायता करना जहां भी दिया रहे उस ऑप्शन को पहले नज़र करना है, अगर ऑप्शन आपका पॉजिटिव और सकारात्मक दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिंगाफोन उदाहरण है। एक प्रश्न जरूर आएगा इस टाइप का, श्रव्य, दृश्य या किस दृश्य शब्द से। ठीक है, इनसे जरूर आएगा एक प्रश्न। तो लिंगाफोन जो उदाहरण कहलाता है वह किसका कहलाता है? श्रव्य का, श्रव्यदृश्य का, दृश्य का या क्रिया सामग्री का कहलाता है? तो लिंगाफोन के अगर उदाहरण की बात करते हैं, आप सभी लोग परिचित होंगे, श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आता है। जब श्रव्यदृश्य की बात करते हैं तो वीडियो जो होता है वह श्रव्यदृश्य के अंतर्गत आता है, टेलीविज़न हो गया। ठीक है, और दृश्य सामग्री के अंतर्गत जो होता है वह ब्लैक बोर्ड वगैरह हो गया। ठीक है, लेकिन लिंगाफोन एक श्रव्य सामग्री का उदाहरण होगा। अगला प्रश्न है, किसी कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, मदरबोर्ड होता है, सीपीयू होता है, एएलयू होता है, कंट्रोल यूनिट होता है? कह सकते हैं बहुत ही सिंपल है। कंप्यूटर के आज के डिजिटल ज़माने में ऐसा प्रश्न बहुत ही सस्ता प्रश्न और सरल प्रश्न कहलाएगा। तो किसी कंप्यूटर का जो मस्तिष्क कहलाता है, सभी लोग जानते हैं सीपीयू, सेंटर प्रोसेसर यूनिट की बात करेंगे। अगला जो प्रश्न दिया गया कि आईसीटी से अभिप्राय क्या होता है? इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटर कनेक्टेड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटर कॉमन टेक्नोलॉजी। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ साथियों, आप सभी का वेलकम अभिनंदन है। जायसवाल सर सभी का स्वागत करते हैं। सभी कमेंट कीजिएगा, अपने तैयारी को बेहतर कीजिए, अपने स्कोर को जरूर चेक कीजिए। तो आईसीटी से जो अभिप्राय होता है वह क्या होता है? आईसीटी से अभिप्राय इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न है, जेबी वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान का जो अध्ययन है वह मानसिक विकास का है, व्यवहार का है, चेतना का है या मन का है? देखिए, जब भी जेबी वाटसन का जिक्र होता है व्यवहारवाद का नाम सर्वोपरि लिया जाता है, क्योंकि व्यवहारवाद के जनक ही आपके जेबी वाटसन कहलाते हैं। तो कहीं ना कहीं जेबी वाटसन के जो मनोविज्ञान का अध्ययन होगा वह व्यवहार का ही अध्ययन होगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला जो है कहाँ स्थापित की गई थी? बर्लिन में, बोल्टन में, आपके फ्रैंकफर्ट में या लिपजिंग में? तो काफ़ी सारे हमने प्रैक्टिस सेट किया है। देखिए, सीडीपी के अगर हम देखे जाएं तो आपको लगभग 200 प्लस क्लासेज मिल जाएंगी। जी हाँ, सीडीपी के इस परिवार टीटी में 200 प्लस क्लासेज मिल जाएंगी। ईवीएस की आपके 200 प्लस क्लासेज यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो ज़रूर विजिट कीजिए, अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिएगा। तो प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला का जिक्र होते हैं कहाँ पर स्थापित किया गया? तो लिपजिंग विश्वविद्यालय पर किया गया था। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके साथ ही आपका अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है, अधिगमकर्ता से है,
अधिगम परिस्थिति से है, अधिगम प्रक्रिया से है या उपरोक्त सभी से है? सभी कमेंट कीजिएगा। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो संबंधित होता है वह सभी लोग जानते हैं कि अधिगमकर्ता से भी होता है, अधिगम परिस्थिति से भी होता है और अधिगम प्रक्रिया से होता है। तो इन तीनों से जो है शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है, इसलिए उपरोक्त सभी फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न की। नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है, रटने से होती है, ज्ञान हस्तांतरण से होती है, नवीन अनुभव और अर्थ खोजने से होती है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो नवीन ज्ञान की जो प्राप्त होती है वह किससे होती है? नवीन अनुभव और अर्थ खोजने से होती है, क्रिएटिविटी से होती है। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। लगभग हम 25 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, 5 प्रश्न और करेंगे। टोटल ये 30 प्रश्नों का मॉडल पेपर प्रैक्टिस पेपर है और इस प्रैक्टिस पेपर पे आपका फीडबैक अवश्य जानना चाहेंगे, आपका कमेंट अवश्य जानना चाहेंगे। अगला प्रश्न है, पुनर्वलन का सिद्धांत संबंधित है आपके पॉलाव से, स्किनर से, कोहलबर्ग से या थार्नडाइक की बात करेंगे। तो सभी आप लोग अच्छे तरीके से परिचित होंगे। पुनर्वलन के सिद्धांत का जब भी जिक्र होता है एक ही नाम सुनहरे अक्षरों में लिया जाता है, वह आपके स्किनर महोदय की बात करेंगे। जी हाँ साथियों स्किनर महोदय का जिक्र होता है तो आपके पुनर्वलन का सिद्धांत सर्वोपरि लिया जाता है। और जब भी आपके वाइगोस्की का जिक्र होता है तो सामाजिक विकास के सिद्धांत का नाम आता है, लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास पर नाम आता है और जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास पर नाम आता है। और थार्नडाइक की बात करें तो थार्नडाइक के प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवादी का सिद्धांत, एसआर बॉन्ड का सिद्धांत, इनका नाम गिना जाता है। इसी के साथ ही हम बात करेंगे अंतर्दृष्टि अधिगम जो परिणाम होता है वह उद्दीपन अनुक्रिया का होता है, गेस्टाल्ट प्रत्यक्षीकरण का होता है, उद्दीपन सामान्यीकरण का होता है या पुनर्वलन का होता है। तो अंतर्दृष्टि अधिगम का परिणाम अर्थात रिजल्ट की बात करते हैं तो कहीं न कहीं यह गेस्टाल्ट प्रत्यक्षीकरण की बात की जाती है। ऑप्शन नंबर बी की बात की जाती है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं दिया गया है? दीवा स्वप्न गिजू भाई, बड़े भाई साहब प्रेमचंद, एक स्कूल का बयान मांटेसरी और तोता रविन्द्रनाथ टैगोर। इनके जो आपके राइटर यहाँ पे दिए गए हैं तो इनका कौन कौन सा है और आपको सही जोड़ा कौन सा नहीं दिया गया है? तो आप सभी लोग जानते हैं एक स्कूल का बयान मांटेसरी का यहाँ पे नहीं है। तो ये एक स्कूल का बयान किसका है या मांटेसरी के कौन सी है वो आपको कमेंट करके बताना है, खोज करके बताना है। हो सकता है यही प्रश्न आपके एग्जाम पर आ सकता है। इसी के साथ हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। दिव्यांगजन विद्यार्थी जो देख नहीं सकते हैं उनकी शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री जो है उपयुक्त होती है? ऐसे बच्चे जो देख नहीं सकते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि में पठन सामग्री उचित होती है। उनके लिए आईसीटी ऑडियो मटेरियल हो सकता है, 3D मॉडल हो सकते हैं। तो ये सभी जो है उन बच्चों के लिए जो बच्चे देख नहीं सकते हैं, इन सभी बच्चों के लिए ये सारे आपके सामग्री उपयुक्त माने जाते हैं। इसी के साथ ही इस प्रैक्टिस पेपर मॉडल पेपर का 30वां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सीखने के प्रमुख कहलाते हैं? अनुकरण, अर्थ निर्माण, अनुबंधन या रटने की बात करेंगे। इस प्रश्न का जवाब भी आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा सीखने के लिए प्रमुख होगा। साथ ही साथ 30 में से आपने कितना स्कोर किया, आपका कितना तैयारी है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर, अपना फीडबैक अवश्य शेयर कीजिएगा। मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।